जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश को एक ही नज़र में रिवाइज करेंगे और ये क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, वहाँ पे यूपी जीके के प्रश्न कम से कम 5 से 10 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फुल एनर्जी के साथ और अपना पहला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। मैं सभी टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सभी वन लाइनर फॉर्मेट में है। और देखिए आपके लिए एक सबसे ज़रूरी काम क्या है, आप वीडियो के ऊपर जितनी मेहनत की जा रही है आप इसको लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जीएस फोकस पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या बनेगा, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो दोस्तों आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा है, 24 जनवरी 1950 से। आपसे प्रश्न बना था RO 2025 के एग्जाम में, आप जाके देखिएगा, वहां पे डायरेक्टली पूछा था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो दोस्तों 24 जनवरी, ठीक है, आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। उसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से है, तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए 1935 से पूर्णतः, ठीक है, और आंशिक रूप से दोस्तों 1921 से ही है। तो दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपसे प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, याद रख लीजिए 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ, अभी तक जो सबसे अंतिम विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश का, कब हुआ। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया प्रदेश बना, जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कि देवभूमि किस प्रदेश को कहते हैं, तो उत्तराखंड को, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों हिंदी 1947 से ही है और उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा बनाया गया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप देखेंगे आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अगर मैं बात बताऊं, अभी पूछा हुआ था बीपीएससी का, अगर आपने पेपर देखा हो 2025 का, तो वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे राजकीय चिन्ह पूछ लिया था, राजकीय जानवर पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपने प्रदेश के बारे में भी। तो यहाँ पे राजकीय पक्षी पूछे तो सारस, आपको पता होगा इसको इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद राजकीय पशु पूछे तो दोस्तों बारहसिंहा, राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक, राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश, जिसको टेंसू जिसका साइंटिफिक नेम है, और 4 जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, राजकीय खेल अगर पूछा जाए तो हॉकी याद रखेंगे, और मेजर ध्यानचंद को तो आप जानते ही होंगे, हॉकी के जादूगर, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक बता दूं, अगर आपको मेरी मेहनत, देखिए अभी नहीं, अगर आपको लास्ट तक मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा। चलिए बात करते हैं इसमें अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, और यहाँ पे देखिए आपको एक बात और याद रखनी है, एक वृत्त में आपने 2 मछली देख ली, एक तीर धनुष देख लिया, लेकिन उसमें गंगा और यमुना का ना संगम भी दिखाया गया है। आप देखेंगे अपने राजकीय चिन्ह में ऐसे 2 नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, तो वो गंगा और यमुना का संगम भी है, आप ये भी एक्स्ट्रा याद रखेंगे। और देखिए अगर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक्सेप्ट कब हुआ, ये प्रश्न बने तो 1938 में, आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है, तो दोस्तों द्विसदनात्मक, मतलब कि अपने वहाँ क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधान परिषद भी है। ठीक है, आप जरूर बताइएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 403 + 1। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने, 403 + 1। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो दोस्तों 100 है। ठीक है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है
और यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, तो आप इसको याद रख के ही एग्जाम में जाएंगे, रिवाइज करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। आपसे प्रश्न बनेगा कि प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1921 में। ठीक है, और आप मुझे अब कमेंट करके बताइए चौरा चौरी का कांड कब हुआ था। ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ, तो 1937 में, याद रखना है। ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगी है, तो दोस्तों 10 बार लग चुकी है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक, ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है अभी तक, तो आप याद रखिएगा मणिपुर। ठीक है, 11 बार लग चुका है, आप याद रखेंगे, और ये अपने भी प्रदेश से अधिक है। ठीक है, तो 11 बार। चलिए आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया है ना। चलिए यहाँ पे अगर आपसे मैं यहाँ पे देखिए, राज्य में अब तक आपने देख लिया राष्ट्रपति शासन। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप 356 बताएंगे मुझे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन ना पूछ के राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो 352 अनुच्छेद है। अगर आपसे वित्तीय आपातकाल पूछे तो दोस्तों 360 है। ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 अप्रैल 46 से 27 दिसंबर 1954 तक की बात है। तो 1946 से 1954 तक की बात है, आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। 1 अप्रैल से लेके 27 दिसंबर तक कौन रहे हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है और कहां पर है, तो दोस्तों इन्हीं के नाम पे है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, और कहां पे है, सोनभद्र जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और उसको उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो आप सोनभद्र याद रखिएगा। चलिए इसमें अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम राज्यपाल, तो दोस्तों राज्य का प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोकिला की उपाधि किनको दी गई है। उसके बाद राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, सुश्री मायावती जी 4 बार बनी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने हैं, तो श्री चंद्रभाल जी। ठीक है, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है, श्री चंद्रभाल जी। प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं, तो दोस्तों अभी तक 75 जिले हैं, 18 मंडल है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं शेयर करूं, तो देखिए आपने सुना होगा आनंद नगर का नाम, जो महाराजगंज का एक हिस्सा है, जो फरिंदा के नाम से भी फेमस है, वो प्रस्तावित है अगले जिले के रूप में। और एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसी में महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में ये एक क्षेत्र छाटकर एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन वो अस्थायी जिला था, ये भी आप ध्यान में रखे चलिएगा। उसके बाद हम अन्य प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं, आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में, ठीक है, इसके तहत प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जी 14 सितंबर 1977 को। आपसे प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में कौन प्रथम लोकायुक्त बने थे, तो आप याद रखेंगे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 को। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा 7वें हैं। आप अपडेट करके आज मुझे बताइएगा कि कौन है। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है, तो दोस्तों 21 वर्ष के आप होने चाहिए। अगर आपको अपने गांव का प्रधान बनना है, ठीक है, तो 18 वर्ष से काम नहीं चलेगा, आपको 21 वर्ष का होना पड़ेगा। ठीक है, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो दोस्तों 1/3 सीटों पे। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य देखिए, इसमें सभी के सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ध्यान में बैठाते जाइए। ठीक है, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा।
नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कहीं आपसे प्रश्न बन जाए कि अपॉइंट किया जाता है तो आप उस लाइन को क्रॉस कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। तो नगर निगम अध्यक्ष जो मेयर होते हैं उनका निर्वाचन होता है, नगर की जनता उनको चुनती है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया कि नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो कौन होते हैं बताइए? मेयर होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी? 2 है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 2। आपको एक तो मैंने बता दिया, कौन बताइए? मायावती, सुश्री मायावती जी। आप मुझे एक और नाम बताइए कि दूसरी महिला कौन है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। इनके नाम पे आपने बहुत सारे रोड भी देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, और इनके नाम से हॉस्पिटल भी है, तो आप याद रख लीजिएगा इनका नाम, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम बार गठन हमने कब देखा? 1937 में। ठीक है, राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ? तो राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ है। याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2002। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि 2002 आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मुझे ये बताइए कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि वो अमेंडमेंट हुआ कब था। ठीक है, अब जरूर बताइएगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। यहाँ पे देखिए, राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुई थी। क्या है दोस्तों? राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुई थी। ठीक है, अन्य प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य प्रशासन का जो शीर्षस्थ अधिकारी होता है, या राज्य प्रशासन की जो धुरी है वो कौन है? तो दोस्तों राज्य प्रशासन की जो धुरी है वो मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, राज्यपाल से कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य प्रशासन का जो शीर्षस्थ अधिकारी है, जो टॉप रैंक अधिकारी है, जो राज्य प्रशासन की धुरी है, वो राज्य के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जो जिले हैं उनको भी याद रख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बना है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, अमेठी, तो अमेठी गौरीगंज। ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी मंझनपुर, कुशीनगर पडरौना। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अमेठी जिला है उसका मुख्यालय गौरीगंज में है, जो कौशाम्बी जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? मंझनपुर में है, जो कुशीनगर है उसका पडरौना में है। और एक चीज़ बड़ा फेमस है, पडरौना का बहूक। ठीक है, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा, बड़ा गांव में एक स्लैंग फेमस है कि अरे यार ये पडरौना के बहूक हैं क्या। ठीक है, तो ऐसा स्लैंग फेमस है, ऐसा कोई वो है नहीं। ठीक है, बस आपको मतलब ऐसे इंटरटेन करने के पर्पज से है, किसी का उपहास उड़ाने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र का जो मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज में है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सोनभद्र के बारे में। ठीक है, क्या बताया था कि अगर आपसे प्रश्न बने कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा, ठीक है, केंद्र कौन है, तो वो सोनभद्र है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज में है। उसके बाद जालौन, जालौन का क्या है? उरई है, याद रखेंगे। संभल का क्या है? तो पवासा है। संत कबीर नगर का पूछे तो दोस्तों खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का पूछे तो नोएडा है। अंबेडकर नगर का पूछे तो अकबरपुर है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। ठीक है, आपने सुना है नौगढ़ विजयगढ़ का राजकुमार, सुना होगा अगर आप होंगे 19वीं 20वीं सदी के अगर आप प्रोडक्ट हैं तो फिर आपने सुना होगा। वैसे भी अगर आप गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस कहानी को हम चंद्रकांता की कहानी कहते हैं। जो सुने हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उसके बाद फर्रुखाबाद की बात करें तो फतेहगढ़ है, याद रखेंगे, ये फफा है, आपको याद रहेगा। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर है तो 9 से आप नौगढ़ याद रख लेंगे। अंबेडकर नगर है तो इसमें अकबरपुर आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब गौतम बुद्ध नगर है तो नोएडा। ठीक है, ये भी नगर है तो नोएडा। संत कबीर नगर है तो खलीलाबाद। ठीक है, ये तो आपको मतलब यूं ही याद रहेगा। ठीक है, देखिए आपको किसी भी तरह से एग्जाम में चीज़ें याद करके रख के दिमाग में जानी है, ट्रिक से याद कीजिए या जैसे भी याद कीजिए। ठीक है, याद रखना है। फर्रुखाबाद हमने फतेहगढ़ देख लिया। उसके बाद कानपुर देहात का है
अकबरपुर माटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक है अंबेडकर नगर जिसका अकबरपुर है, कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 17 है, 16वां मथुरा है और 15वां अयोध्या है, ठीक है, याद रखेंगे। और 17वां क्या है, शाहजहांपुर है, ठीक है। हमने इसमें देख लिए 17 क्या है उत्तर प्रदेश में नगर निगम है, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लीजिएगा। आप एक बारी जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जो चीज़ें अपडेटेड हैं वहां पे आपको मिल जाएंगी, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप एक बारी जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम बात करते हैं। हमने देख लिया 17वां शाहजहांपुर है, ठीक है, और 16वां मथुरा है और 15वां अयोध्या है। इन तीनों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है नगर निगमों को लेकर। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में जो निर्वाचित महिला, ठीक है, महिला सदस्य संख्याएं कितनी थी, 47 थी, ठीक है। तो आप एक बारी कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, वहां पे डिटेल में आपको 2000 जो लास्ट चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो बताएं आप 2023 या 22, ठीक है। तो उस समय जो चुनाव, देखिए 2027 में आपका फिर से चुनाव होना है, तो 2022 में हुआ था, 5 साल बाद में एक चुनाव होता है, तो आपको वो डाटा आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो दोस्तों 9 मार्च 1993 को हुआ था, आप याद रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे यहाँ पे क्यों नहीं, तो यहाँ पे देखिए जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है सेल फोन पे किया जा रहा है, ठीक है, और ये इतना लिखने का स्कोप है नहीं, ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाला नेता तो दोस्तों वो कौन है, नारायण दत्त तिवारी हैं। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के जो सीएम पद को सुशोभित करने वाला नेता है वो नारायण दत्त तिवारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे बन सकता है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकते हैं इस पेज पे, जस्ट वेट। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें तो दोस्तों कौन कौन है, चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती है, जहां पे 2-2 सीटें हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती देखने को मिलते हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं, तो दोस्तों 8 जिले हैं। कौन कौन हैं, आपसे प्रश्न बने तो दोस्तों 2017 तक मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूं, उससे बढ़िया है कि आप फिर से इसको रुक के वीडियो देख लें, ठीक है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, शामली। सबसे पूर्वी है बलिया, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र और सबसे उत्तरी है सहारनपुर, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश मृदा, कृषि एवं पशुपालन। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान से जल्दी जल्दी से चलिए हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है। कैसी मृदा दोस्तों, जलोढ़। इसमें ह्यूमस की यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी खासी रहती है और इसमें पैदावार बहुत अच्छा होता है। इसमें धान का पैदावार, गन्ने का पैदावार बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी अगर क्षेत्र पूछे तो दोस्तों 20 हैं और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं, ठीक है। और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कई बार पूछा है 9, ठीक है। तो याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जलवायु क्षेत्र पूछे उत्तर प्रदेश में तो 9 है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे तो 20 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू कब हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों 1960 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। आपसे प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर का यहाँ पे ध्यान जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से।
चलिए बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र तो दोस्तों बुंदेलखंड है। और एक बात और बता दूं, पहले मथुरा इसमें बदनाम था कि वर्षा कम होती थी, आजकल बुंदेलखंड बदनाम है कि उत्तर प्रदेश में अब इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का जो स्रोत है वो क्या है? तो दोस्तों नलकूपों के बाद नहरों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे कि कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद जो हमारा सेकेंड, ठीक है, सहायक यंत्र है या फिर माध्यम है जहां से हम सिंचाई करते हैं वो नहरें हैं। ठीक है, उसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाने वाली फसल गेहूं है। उत्पादन देखिए 2024 में पता है आपको उत्तर प्रदेश टॉप कर गया था भाई चावल के उत्पादन में, याद रखेंगे अगर आपसे पूछ ले 2024 का। 2025 में फिलहाल कोई और टॉप कर गया, उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है और थर्ड पे है पश्चिम बंगाल। और पूरे भारत में पश्चिम बंगाल फेमस है चावल के उत्पादन के लिए, लेकिन 2024-2025 के आंकड़े से थोड़ा सा तो फिर इधर उधर हो गया डाटा, तो आप एक बारी देख लेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पहले पे 2025 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता राज्य कौन है। नहीं अगर आप बता पाते हैं तो आपको कमेंट चेक करने की आवश्यकता होगी, वहां पे भी आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल तो दोस्तों गन्ना है। ठीक है, गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी राज्य हो, ठीक है, डीपीएसपी में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो दुधारू पशु हैं उनको संरक्षित किया गया है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पे दुग्ध आया है तो मैं 4-5 टॉपिक आपके दिमाग में रिवाइज तो जरूर कराऊंगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड किस व्यक्ति से रिलेटेड है? तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों रिलेटेड किससे है? वर्गीस कुरियन से। और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? वो है किसे बताइए? दूध उत्पादन से। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे दुग्ध उत्पादन दिवस या दुग्ध दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों जिस डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है यानी कि 26 नवंबर, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उम्मीद करूंगा सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन पूछे यानी कि श्वेत क्रांति पूछे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कौन है? ठीक है, और सिल्वर क्रांति भी आपको बताना है। दोनों फैक्ट आप कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि आप पहले ही अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। देखिए अगर मैं इतना कुछ आपको बता रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कमेंट में आप जो प्रश्न पूछ रहा हूं आप बताएं। ठीक है, अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे 3 साल बिताया है। वहाँ पे जो अमरूद है ना उसका टेस्ट ही अलग है भाई, मतलब मस्त स्वाद आता है। और इधर अन्य क्षेत्रों में देखें तो अमरूद का उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, किसान मित्र योजना की बात करें तो 18 जून 2001, ठीक है, तो 18 जून 2001 आप डेट याद रखेंगे। किसान मित्र योजना इस दिन लागू हुई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पे है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अब आप सोचिए क्या हो सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में ना कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम उत्पादन देने वाली फसलों को ना एक कहानी के माध्यम से बैठाने वाला हूँ। ठीक है, अब वो कहानी क्या है? कहानी सुनिए। जैसे मान लीजिए आप गए कहाँ पे? गोरखपुर या फिर आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पे गए। ठीक है, जस्ट इमेजिन, और वहाँ पे आपने लिट्टी चोखा खाई। ठीक है, लिट्टी चोखा जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में मिल ही जाता है। लिट्टी चोखा खाया आपने, उसके बाद अब आपको लगी प्यास, तो पानी नहीं, अब आपने लस्सी पी लिया। ठीक है, और अब मैं आपको चीज़ें याद करा दूँ। ठीक है, तो चलिए हम डिकोड करते हैं लिट्टी चोखा को। लिट्टी बनती है दोस्तों आम तौर पर गेहूं ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में टॉप पर है। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद लिट्टी तो आपने खा ली और उसके साथ आपने खाई चोखा। चोखा किससे बनता है? तो दोस्तों आलू से बनता है। ठीक है, और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, लिट्टी चोखा के माध्यम से ये चीज़ें तो अब कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो लस्सी पी है आपने, लस्सी किससे बनता है? दूध से, और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और लस्सी में क्या पड़ी? चीनी। चीनी किससे आती है? गन्ने से। तो गन्ने का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में।
उम्मीद करूंगा कि अब आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, ठीक है, कि आप गोरखपुर या कहीं पे लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए, आपको भूख लगी, आपने लिट्टी चोखा खाई, उसके साथ आपने लस्सी पी लिया, ठीक है। चलिए, अब उसके साथ साथ यहाँ पे आम और क्या है, मेंथा, और इसका भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें तो आपने याद कर ली है। उसके बाद प्रथम स्थान आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई? तो 2012 में याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई? 2012 में। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है, याद रखेंगे, ठीक है। तो फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान, ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये क्या है? ये अमरूद की प्रजाति हैं, ऐसे प्रश्न बने हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न बना है कि जो आम की वैरायटी है ये अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में उत्तर प्रदेश का विशेषकर किस ब्रांड के नाम से बिकता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं तो आपको बता ही दूंगा, है ना। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुर्ख, ठीक है, ललित सुरखा अमरूद की प्रजातियां हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान और क्या है? अधेश्वर, ये और दूध सागर भी, ये केला की प्रजातियां हैं। तो मालभोग केला है, चीनी चंपा केला है, अल्फान केला है। अल्फांसो देखिए महाराष्ट्र का जो फेमस मैंगो है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अल्फान है, ये केला की है, ठीक है। केला का क्या है ये बताइए? ये केला की एक वैरायटी है, ठीक है। अधेश्वर है, दूध सागर है। आपने इसमें कौन कौन सी खाई है आप बताइए? आपको तो हरी छाल याद होगा, है ना। चलिए, उसके बाद अगर हम फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो कन्नौज में है, और यहाँ पे मेंथा ऑयल की शुद्धता के लिए भी ये फेमस है, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखेंगे, इत्र नगरी, इत्रश्री, ठीक है। तो ये दोनों नाम कन्नौज को डेडिकेटेड है। पशु जैविक औषधि संस्थान, ठीक है, ये लखनऊ में आपको देखने को मिलता है, और पशु टीकों का भी निर्माण यहीं पे होता है, लखनऊ में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? ये अब आप बताइए, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको यही बताई है, ठीक है। तो जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान की बात हो, लखनऊ में, पशु टीकों का निर्माण लखनऊ में, ठीक है। अन्य प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादक सर्वाधिक है, उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक हैं, वो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें हम मार्जिनल फार्मर या सीमांत कृषक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1999 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग 1999 में गठित हुआ था। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था दुधारू पशुओं के संरक्षण से रिलेटेड, ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं बताया है, तो आप एक बार जाके आर्टिकल 48 चेक कीजिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही गई है, ठीक है। अब चेक करके आप मुझे बताइए। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की, तो 1976 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी, और 1976 में ही बहुत कुछ हुआ था। आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल के साथ साथ दोस्तों एक अमेंडमेंट भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आपको याद रखना है। और 1976 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान अपने संविधान में जोड़ा गया था, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, और जिसका रिकमेंडेशन किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो दोस्तों तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना कब आई? तो दोस्तों ये 1992 की है, किसान बही योजना। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता और मिलाने के लिए देता है, ठीक है। किसान बही, किसान क्रेडिट, तो ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। तो किसान बही आप याद रखेंगे 1992 में आई थी, किसके लिए? जो जोत धारक हैं उनकी जोतों की जानकारी, ठीक है। चलिए बात करते हैं राज्य में संतरे का पैदावार जिला कौन सा है? तो ये है सहारनपुर, और लीची के लिए भी यही है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा
किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो 1999 से 2000 के बीच का है, ठीक है। तो 1999 से प्रारंभ होकर 2000 तक चला था। और आपने ये देख लिया किसान वही इसके पहले आ चुका है 1999 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाओं के ऊपर, ठीक है, और उन योजनाओं के ऊपर बात करेंगे जो पहले से ही पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे क्या प्रश्न बन सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ, तो 2004 में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताइए, इसमें आप जितने लोग देख रहे हैं इसमें से कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2004 है, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों नेशनल हाईवे 2, जिसको हम ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप हमको जीरो रोड के बारे में बताइएगा कि प्रयागराज में जो जीरो रोड है वो कौन सा है, ठीक है। तो प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 2 है। वर्तमान में कौन सा है आप वो भी बताइएगा, ठीक है। देश में कुल सड़क संजाल की जो दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है वो द्वितीय है, पहले पे कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था ये सेम प्रश्न, ठीक है, कि सबसे अधिक रोड जो मतलब सड़क संजाल है वो किस प्रदेश का है, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे, तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो दोस्तों झांसी में, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कहानी आपको याद रखना है, ठीक है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित जो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो चारागाह केंद्र है वो भी झांसी में देखने को मिल जाता है। आप याद रखेंगे जो झांसी की रानी का घोड़ा था वो बहुत अधिक चारा खाता था, ठीक है। इस कहानी से आपको चारागाह केंद्र आपको या चारागाह रिसर्च सेंटर याद रहेगा, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.5 किलोमीटर तक है और ये कितने जिलों से गुजरता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों से होकर गुजरता है, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है और आगरा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पासिंग थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ठीक है। देखिए 2-2 3-3 बार रिवाइज करके चल रहा हूँ कि आप याद रख लें तुरंत। उसके बाद आपसे प्रश्न बन सकता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, इसकी लेंथ कितनी है, तो 302 किलोमीटर है और देश का प्रथम ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और ये कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो दोस्तों 10 जिले से, ठीक है। तो लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है, देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और ये 10 जिले बोलते बोलते गला सूख गया है, ठीक है। और आपसे एक लाइक नहीं हो पा रहा है, जल्दी करो चलिए ठीक है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तो लखनऊ आगरा आपको याद हो गया, 302 किलोमीटर भी याद हो गया, ठीक है। और कितने जिलों से गुजरा, 10 जिलों से। ग्रीन मफलर आपके इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ग्रीन मफलर, ठीक है। तो ग्रीन मफलर क्या होता है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है, तो दोस्तों वो रोडों के किनारे जो आपने पेड़ देखा है ना, और रोडों के बीच में जो पतली सी ऐसे पक्के की बनाई जाती है क्यारियाँ और उसमें पेड़ लगाए जाते हैं डिजाइनर, उन्हीं को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। और ग्रीन मफलर का उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों उसका उद्देश्य होता है जो साउंड है ना, जो गाड़ियों से मतलब साउंड निकलते हैं जिनका वाइब्रेशन होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है। प्राइम उद्देश्य उसका वही है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा उसके और भी फ़ायदे हैं, वो क्या है, तो दोस्तों ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा, उसके बाद रोड देखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सब है। तो ग्रीन मफलर क्या होता है, आपसे प्रश्न बने और उद्देश्य पूछे तो अब आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों लखनऊ से बलिया
जिसको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, इसकी लंबाई 348.1 किलोमीटर है और ये भी 10 जिलों से होकर गुजरता है। तो हमने देखा आगरा से लखनऊ वो भी 305 किलोमीटर का है, वो 10 जिलों से गुजरता है और वो क्या है, देश का प्रथम क्या है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और लखनऊ से बलियांवाला हमने देख लिया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 348.1 किलोमीटर है, 10 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस की बात करें तो बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु एक आरंभ की गई थी। ठीक है, और इससे जुड़े जिले यानी कि बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी। आपसे ऐसा प्रश्न बने कि जो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी 2017 के आसपास, तो वो कितने जिलों से होकर गुजरी थी। तो दोस्तों कहाँ कहाँ से जाएगी, किसको किसको जोड़ेगी, तो कौशाम्बी को, प्रयागराज को, वाराणसी को, गोरखपुर को, लखनऊ को, गया को, राजगीर को, वैशाली को और पटना से ये जोड़ेगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु ये, ठीक है, इन जिलों को जोड़ेगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बने बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस से रिलेटेड कौन कौन से जिले हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। जैसे आपसे अगर प्रश्न बने कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वाराणसी के सारनाथ में। ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है उस पहले उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए मान लिया कि ये भी पता होगा। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि वहाँ पे आसपास में कौन सा पार्क है, क्या ये पता है, बताइए। तो हम उसको डियर पार्क कहते हैं, आप याद रख लेंगे आप। ठीक है, कहाँ पे है, अब वो आप कमेंट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर और लखनऊ की बात हो रही है, गया की बात हुई है, तो गया में आपको पता है बौद्ध गया। ठीक है, गया का नाम बदल के अभी वर्तमान में गया जी करने का प्रावधान है बिहार का, और गया के बोध गया में ही गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो दोस्तों निरंजना नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, तो आप वो कमेंट करके बताइए। ठीक है, सब कुछ मैं ही बताऊं क्या। तो अब देखिए राजगीर है, वैशाली है। राजगीर में वो अपने पहले गुरु से मिले थे और वैशाली में अपने दूसरे गुरु से मिले थे। और पटना तो आपको पता ही है, पटना में जाए बगैर इन लोकेशन को कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। अब वैशाली से आप जा रहे हैं तो पटना तो बीच में पड़ेगा ही ना, अगर आप गया जा रहे हैं तो याद रख लीजिएगा। देखिए ये सब कहानी और खिचड़ी इसलिए कि आपके दिमाग में कुछ तो रुके। ठीक है, तो कौशाम्बी तो मान लिया कि रुक गया। ठीक है, कौशाम्बी बुद्ध जी से कैसे रिलेटेड है आप बताइएगा। और कुशीनगर तो आपको पता ही है, वहाँ पे बुद्ध जी को क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई थी। और अगर मैं बुद्ध जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर आपको शेयर करूं, तो एक आता है टर्म महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जिसको घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें क्या है, वो बुद्ध जी के जीवन की एक अहम हिस्से को दर्शाता है। वो क्या है, जब बुद्ध जी अपने घर को त्यागे, यानी कि जो तथागत हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, जिस दिन अपने घर को त्यागे, वो त्यागने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और जब उन्होंने, ठीक है, उपदेश दिया प्रथम, तो उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब उनकी मतलब वो स्वर्गवास जब उनका हुआ, ठीक है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसके अध्यक्षता में हुई थी, इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। ठीक है, लखनऊ प्लान का संबंध है किससे है, तो आप बताइए लखनऊ प्लान का संबंध। तो दोस्तों सड़कों के विकास संबंधित 20 वर्षीय प्लान जो 1985 में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो लखनऊ प्लान का संबंध सड़कों के विकास से संबंधित है, 20 वर्षीय प्लान है जो 1985 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब, मार्च 1859 में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। सच सच बताइएगा, आपको नहीं पता था। ठीक है, आपको ये पता था कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली ट्रेन, लेकिन ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में 1859 में चली थी। सच बताना कमेंट में। चलिए ठीक है, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे जोन है उनके मुख्यालय गोरखपुर में और प्रयागराज में स्थित हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का जो प्रयागराज में आपके देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे का संबंध लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि अब अगर हम सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो अब गोरखपुर रहा नहीं। ठीक है, अब हुबली हो चुका है। ठीक है,
और हुबली को अब आप याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या वो कर्नाटक में है या केरल में है या तमिलनाडु में है। ठीक है, हुबली बस याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए वो किस राज्य में है। देखिए कुछ रिसर्च करके आप चलते हैं ना तो चीज़ें लंबे समय तक टिकती हैं, है ना। तो बताइएगा मुझे, तो हाँ मतलब कर्नाटक में बता दूं, लेकिन आप बताइएगा कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे का सबसे लंबा, ठीक है, तो ये गोरखपुर दूसरे पे आ गया है। इसकी लेंथ कितनी है 1355.4 मीटर, तो याद रख लेंगे आप। ठीक है, डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव्स कहाँ पे है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये मड़ुआडीह में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि डीजल लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश या डीजल इंजन निर्माण कहाँ पे होता है, तो मड़ुआडीह में होता है। ठीक है, जो वाराणसी क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। उसके बाद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में देखने को मिलता है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पे है, ये प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको पता है आधुनिकता है और आजकल लोग ट्रेन से कम प्लेन से ज़्यादा यात्रा करते हैं क्योंकि कमाई अच्छी हो गई है ना। तो बताइए अब इनमें हम याद रख लेते हैं क्या क्या। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, अमौसी में। अमौसी कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, तो याद रख लेंगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी। आप ये याद रख लीजिए ना, चौधरी चरण सिंह के मौसी का घर था लखनऊ में। ठीक है, तो अमौसी भी याद रह गया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह तो आपको याद ही हो गए, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर अंत हवाई अड्डा है, क्या है, बावतपुर में। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अंत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैं टॉपिक का अंत कर दूंगा दैट्स माय मिस्टेक। तो आप इसको याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। ये भी, ये क्यों भाई, मतलब ठीक है वाराणसी में। अब याद रख लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में गए थे और इसीलिए उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, वाराणसी में स्थापित है या फिर है, कहाँ पे है, बावतपुर में। खेरिया हवाई अड्डा आपको आगरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है, आगरा में है। कैसे याद रहेगा बताइए, खेरिया, खेरिया आप आगरा, खेरिया आगरा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आप जब भी अब आप खेरिया बोलिएगा तो आगरा अपने आप पीछे से चल के आएगा। ठीक है, तो याद रखिए खेरिया नाम की एक कन्या थी, आगरा नाम का एक पुरुष था। ठीक है, दोनों मतलब ठीक है मिल गए कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों, प्रयागराज में। याद रखिएगा बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए मैं आपको याद कैसे कराऊं। देखिए महाकुंभ के समय काल में आपने देखा होगा बहुत बम बम के नारे लग रहे थे। ठीक है, और कहाँ पे लग रहे थे, ये प्रयागराज में। अब बमरौली आपको प्रयागराज से कोरिलेटेड मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपको याद आएगी। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है, कानपुर। चकेरी, चमड़ा उद्योग से रिलेटेड बहुत काम होते हैं कानपुर में, उसी तरह से चमड़ा से हो गया चकेरी। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, आप याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर के अलावा एक जगह पे और भी चमड़ा के कार्य होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद फुर्सतगंज की बात करें, फुर्सतगंज हवाई अड्डे की, तो ये रायबरेली में है। ठीक है, तो जब आप राय लेते हैं तो बड़ा फुर्सत से लेते हैं, है ना। जब आप किसी से राय लेते हैं किसी विषय पे तो बड़ा फुर्सत से लेते हैं, तो अब इससे ये चीज़ आपको याद रहेगी। देखिए मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ना बड़ा बोरिंग है। ठीक है, और बड़ा बोरिंग है इसलिए इसको याद रखने में मशक्क़त करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। अगर आप हल्के फुल्के ट्रिक्स अपनाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा समय मतलब दिमाग में रुकती हैं। ठीक है, जितने लोग एग्री हैं तुरंत बताइए कमेंट में, है ना। तो चकेरी से हमने क्या देखा, चमड़ा, चमड़ा कानपुर से रिलेट कर लिया। उसके बाद फुर्सत से हम देखते हैं कहाँ पे, जब हम राय लेते हैं तो रायबरेली हो गया। उसके बाद हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। ठीक है, आपको पता है हिंडन नाम की नदी है। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो अगर हम ऋग्वैदिक काल का विस्तार देखें तो हिंडन नदी तक था, और उत्तर वैदिक काल कहाँ तक पहुँची, तो बताइए हिंडन नदी के आगे पहुँच गई कहाँ तक, आप मुझे कमेंट करके बताइए तुरंत, जिसको हम गंडकी कहते हैं वहाँ तक, है ना। उसके बाद देखिए हिंडन हवाई अड्डा आपको गाजियाबाद में देखने को मिलता है, याद रखिएगा हिंडन गाजियाबाद। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मेरठ में देखने को मिलता है। अब ये कैसे याद रहेगा आपको बताइए, आप ये याद रखिए, जो आप एक गन्ने की वैरायटी होती है मेरठ, ठीक है,
क्या होती है गन्ने की वैरायटी? मेरठ। अगर आप उसका कलर देखेंगे ना, आप करीब से देखिएगा उस गन्ने का कलर, वो हल्का ना ब्लू कलर की रहती है, ठीक है। उसकी जब मतलब उसकी कलरिंग है हल्का स्काई ब्लू और थोड़ा रेडिश कलर की होती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखते हैं तो वो ब्लू कलर की जैकेट पहनते हैं, ठीक है। तो अब इससे ये चीज़ तो आप कोरिलेट कर पाएंगे जो मेरठ मतलब, ठीक है। ठीक है, अब गन्ना तो आपको याद है, मेरठ जो गन्ना है बहुत स्वीट होती है, बहुत मीठी होती है, और उसकी कलर हल्की स्काई ब्लू कलर की होती है और हल्की रेडिश कलर की होती है, ठीक है। और मेरठ में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है, क्योंकि उनकी जैकेट हमेशा हमने ब्लू कलर देखी है, ठीक है। और चलिए उसके बाद है सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सहारनपुर में है। तो यहाँ पे देखिए सरसावा है, सौ है और शौ है, तो इससे आपको याद रहेगा सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। उसके बाद नागरिक उड्डयन जो प्रशिक्षण केंद्र है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है, ठीक है। तो बम बम हमने देखा, बमरौली, बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमने देखा, कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ये सारी बातें हमको याद है। अब ये भी याद हो गया कि नागरिक उड्डयन जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है? वो बमरौली में है, ठीक है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है। तो आगरा में, चलिए ठीक है, मैं आगरा में, आपको पता है कि एक जेल है वहाँ पे पागलों को भर्ती किया जाता है, ठीक है। तो अब नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पे, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो बड़ा जुनूनी होते हैं, जो बड़ा पागलपन के टाइप के लोग होते हैं, वही इस टाइप की ट्रेनिंग लेते हैं क्या? नेशनल पैराशूट, पैराशूट आपको पता है ना, वो प्लेन में से पकड़ के पहन के पैराशूट और उसके बाद कूद जाता है ना, तो उसके लिए पागलपन चाहिए। और आगरा में एक पागलों के लिए मतलब हॉस्पिटल है, ठीक है। और इस तरह से आपको याद रह सकता है अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में सोचें तो, है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पे है? ये फुर्सतगंज में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी आपको फुर्सतगंज में देखने को मिलता है। तो इंदिरा गांधी जी बड़ा फुर्सत से बैठ के क्या करती थी बताइए? राष्ट्रीय जो उड्डयन क्या है अकादमी है, वहाँ पे उसकी स्थापना करवाती थी, ठीक है। बस ऐसे याद रखिएगा, इंदिरा गांधी कोई भी फैसला बड़ा फुर्सत से लेती थी, ठीक है। तो उनके नाम पे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी है वो आपको फुर्सतगंज में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे चाहे वैसे चाहे बकवास ट्रिक से, ठीक है, हमको याद रखना है, ठीक है, कि कहानी एटलीस्ट दिमाग में आ जाए, अगर ट्रिक हो जाए तो वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देश का सबसे लंबा जो आंतरिक जलमार्ग है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी में स्थित है, और ये प्रयाग से हल्दिया को कनेक्ट करता है, जो नेशनल वाटर वन भी है, और इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर की है, ठीक है, यानी कि 1620 किलोमीटर की है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है कहाँ पे? गंगा नदी में, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है, और नेशनल वाटर वे फर्स्ट भी है ये, और 1620 किलोमीटर का लेंथ भी है इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 में नहीं जुड़ा है, तो दोस्तों लखनऊ, ठीक है। तो दिल्ली से अगर हम कोलकाता को जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे 2 जाती है, ये लखनऊ को नहीं जोड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, और ये वाराणसी के से कन्याकुमारी तक जाती है। एक चीज़ और बता दूं, जो NH7 है और NH2 आपस में मर्ज हो गई हैं और उसका नाम भी बदल चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है कमेंट में बताने की अब उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों कहाँ पे की गई है? तो लालगंज रायबरेली में कब की गई है? आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली जो लोको शेड है वो कहाँ पे है? मुगल सराय में, ठीक है। तो एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड आप कहाँ पे देख पाते हैं? तो मुगल सराय में, याद रखिएगा। अन्य प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का जो घटता क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र है, उसके बाद बुंदेलखंड है, उसके बाद केंद्रीय हिस्सा है, उसके बाद पूर्वी हिस्सा है। यानी कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों का, उसके बाद केंद्रीय जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके, और सबसे गरीब यानी कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है
पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का। तो आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो दोस्तों क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या है और सबसे कम, तो सर्वाधिक विकसित है पश्चिमी और सर्वाधिक कम है कौन, तो पूर्वी है, ठीक है। अभी हमने देख लिया ऊपर वाले टॉपिक से। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है ज़्यादा ही डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया, तो 1981 में। कब दोस्तों, 1981 में, ठीक है। उद्योग बंधु का गठन किया गया, क्या करने के लिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए। प्रमुख उद्योग और संबंधित जो स्थल हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या बन रहा है, जस्ट वेट। यहाँ से आपसे प्रश्न क्या बनता है कि प्रोडक्ट दे देता है और आपसे मिलाने के लिए कहता है कि ये कहाँ का फेमस प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप जानते हैं आपके 2024 के पीसीएस में पूछा हुआ था पीतल से रिलेटेड बात। तो पीतल पात्र मुरादाबाद के लिए फेमस है, कैंची जो है वो मेरठ की फेमस है, कत्था जो है बरेली की फेमस है, टेराकोटा गोरखपुर का फेमस है, बेंत उद्योग आपको बरेली का मिलेगा, ठीक है। तो कत्था और बेंत, ठीक है, ये आपको बरेली का मिलेगा। और लकड़ी नक्काशी सहारनपुर में अच्छी होती है, खेल सामान आपको मेरठ में अच्छा मिलता है, सीमेंट के लिए दादरी क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम अन्य को देखें तो कागज़ के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरपुर दोनों है, दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है, ठीक है। तो दिया सलाई हो गया। और हमने क्या क्या देखा, कत्था हमने देखा था बरेली से, और बेंत का देखा था तो वो भी हमने बरेली से देखा था। ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। चमड़े की बात करें तो आगरा और कानपुर, कानपुर तो हमने बता दिया था, यही आगरा आपसे पूछा था, यही आपको कमेंट में बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनकी स्थापना कब हुई, तो वो हम एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम नोएडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, याद रखेंगे। और 1976 वर्ष के बारे में हमने आपको बता रखा है। अब बीडा भी है, तो बीडा है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1981 में हुई, ठीक है। तो पहले नोएडा की स्थापना हुई, फिर बीडा की, उसके बाद गीडा की हुई, ठीक है। तो गीडा क्षेत्र आपका क्या मतलब है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में इसकी स्थापना हुई। आपको पता है ना गीडा कहाँ पे है, बताइए। उसके बाद सीडा है, सीडा मतलब सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1989 में हुई। ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा देखिए, नोएडा हमने देख लिया था, नवीन ओखला, अब ग्रेटर नोएडा भी है। तो बृहद नवीन ओखला क्या है बताइए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 1991 की बात है। तो ग्रेटर नोएडा के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लीडा, तो लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में इसकी स्थापना हुई। ईडा की बात करें तो 2001 में, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को फिर से हाईलाइट कर दें। अगर आपसे फर्स्ट पूछे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 1976 में, और उसका नाम पूछे तो आप याद रखेंगे नोएडा है, यानी कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। और सबसे लास्ट में तो ईडा है, जिसको हम यमुना नहीं, ईडा नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये है आपका लीडा, ठीक है, जो 2005 में, यानी कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ठीक है। और ईडा 2001 का है, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो हमने सब देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है, आप हमको ये बताइए कि जो सिंधु जल, ठीक है, समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, वो कब हुआ था, और उसमें भारत को कौन कौन सी नदियों का जल मिला है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अभी बिहार वाले में पूछा गया था, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, तो दोस्तों नोएडा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्लस्टर विकास योजनाओं की बात करें 2006 के तहत क्लस्टर
कौन कौन से हैं तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आपसे प्रश्न बनेगा क्लस्टर विकास योजना कब स्टार्ट हुई, 2006, ठीक है। उसके बाद आपको कारपेट क्लस्टर की बात की जाए तो आपको भदोही में सबसे अच्छे क्लस्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसके, कारपेट के। और आपको पता है कारपेट के लिए भदोही फेमस है, जिसको हम कालीन भी कहते हैं। ग्लास बीड्स की बात करें तो वाराणसी में है। कालीन क्लस्टर की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कारपेट है और ये कालीन है। कालीन मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है, कालीन भैया कहाँ से थे, मिर्ज़ापुर से, है ना, सीरियल में। और कारपेट है भदोही का फेमस, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पाटरी क्लस्टर, तो ये खुर्जा बुलंदशहर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पाटरी क्लस्टर आपको खुर्जा बुलंदशहर में देखने को मिलता है। लेदर क्लस्टर जो है ये कहाँ पे, चौरी चौरा गोरखपुर में आपको मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लेदर क्लस्टर जब आपके सामने आए तो आगरा और कानपुर से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपको सीधे गोरखपुर आना है, ठीक है। तो लेदर क्लस्टर के लिए चौरी चौरा गोरखपुर फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पे अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है सबका सब। यहाँ पे आपसे प्रश्न बनेगा खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है, किस स्थान पे है और किस श्रेणी में है। तो दोस्तों खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यहाँ पे 2% है, निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, ठीक है। तो निम्न मध्यम श्रेणी है अभी किस दृष्टिकोण से, खनिज समता की दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापित, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित कब हुई थी। तो दोस्तों खनिज विकास औद्योगिक जो नीति है ये 1998 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित कब हुई, 1998 में, ठीक है। और खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला था, ये भी याद रखना है। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, द्वितीय है, ठीक है। तो बलुआ पत्थर चूना पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, याद रखना है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का जो 8वां स्थान है, ठीक है, प्रदेश का 8वां स्थान है, ये याद रखना है। प्रदेश में कोयला कहाँ पर पाया जाता है, सिंगरौली सोनभद्र में, ठीक है। याद रखिएगा कि कोयला भंडार की दृष्टि से जो प्रदेश का 8वां स्थान है, ये प्रदेश में कोयला कहाँ से पाया जाता है, तो सिंगरौली सोनभद्र से, ठीक है। सिलिका सैंड यानी कि कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश प्रथम में है, ठीक है। तो सिलिका सैंड के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम पे है, उत्तर प्रदेश द्वितीय पे है। सिलिका सैंड पाया जाता है तो दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी, ठीक है। तो सिलिका सैंड कहाँ पे पाया जाता है, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों में प्राप्त होता है, तो गंगा और यमुना में, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं प्रदेश की उसी में पाया जाता है सिलिका सैंड। प्रयागराज में, बांदा में, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। चलिए बात करते हैं प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर की अगर बात हो तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, कचराहट, सोनभद्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बॉक्साइट की बात हो तो बांदा और चंदौली जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एस्क है, कमेंट करके बताइए। डोलोमाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में देखने को मिल जाता है। हीरा आपको बांदा और मिर्ज़ापुर में मिल जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है, तो ललितपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करें हम अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए तांबा, ये तांबा यूरेनियम आप याद रखेंगे ललितपुर, ठीक है। और तांबा जो है विशेषकर सोनराई क्षेत्र में आपको मिल जाता है।
सैंडस्टोन की बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। फायर क्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिर्ज़ापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में लागू हुई थी। आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। तापीय मतलब कि जैसे आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी जो तापीय विद्युत परियोजना है या फिर मतलब कह लें पावर प्लांट है तो हल्द्वागंज आपको देखने को मिलेगा। हल्द्वागंज तापीय परियोजना 1942 जो रूस की सहायता से इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य के ऊपर। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो रिहंद, ठीक है। रिहंद जल विद्युत परियोजना आपको पिपरी सोनभद्र में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है तो झांसी में है। आप बताएंगे किस नदी पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में और पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में, ठीक है। तो पनकी हो गया कानपुर में, अनपरा हो गया सोनभद्र में, परीक्षा हो गया झांसी में, ठीक है। तो परीक्षा जो परियोजना है उसके आसपास में कौन सी नदी गुजरती है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक्स के ऊपर। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है तो ये नरौरा में है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो नरौरा, ठीक है, याद रखिएगा बुलंदशहर। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। औरैया में है, आंवला में है, दादरी में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना आपको बेतवा नदी झांसी में देखने को मिलता है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक के रूप में देखते हुए अगर हम बात करें इसकी ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना, अगर ऐसा प्रश्न बनता है और देखिए जैसा ट्रेंड है अभी स्टेट पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जामों का, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई, ठीक है। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयों की बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं तो रोजा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है, रिलायंस के द्वारा है, ठीक है। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस के द्वारा है। उसके बाद 12 संगम ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये प्रयागराज में है, ये जेपी का है, ठीक है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है और ये बजाज ग्रुप का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइवेट सेक्टर वाला भी देख के चलना है, आपको मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रोजा आपने देख लिया किसका है? रिलायंस का। उसके बाद 12 आपने प्रयागराज, ललितपुर आपने ललितपुर का देख लिया। यहाँ पे बात करते हैं केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आगरा है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 16 सिटी के रूप में आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप प्रयागराज से होंगे तो फिर आपको पता होगा। उसके बाद शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुरा झांसी में है 8.7 किलोवाट का, ठीक है। तो एक गांव है जिसका अपना स्वयं का सोलर पावर प्लांट है, कितने किलोवाट का? 8.7 किलोवाट का, रामपुरा जो झांसी में है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है, ठीक है। और आपको पता होगा ये कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं पर्यटन के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से निश्चित रूप से 2 प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो ये हुई थी 1974 में, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया है, आप याद रखिएगा। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट, कौन सा सर्किट? आगरा, लखनऊ, वाराणसी सर्किट, ठीक है। तो प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में आगरा, लखनऊ, वाराणसी सर्किट को विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? ताजमहल है,
आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है। इसके पहले बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थलीय या फिर कौन सी संरचना विश्व धरोहर सूची में शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए क्या है और टॉपिक क्या है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, तो दोस्तों ताजमहल है, भारत का भी यही है। मैत्रेय परियोजना की बात करते हैं, तो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है परियोजना और ये बौद्ध परिपथों का क्या करेगी, निर्माण करेगी, ठीक है। किसकी सहयोग से चल रही है, तो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। क्या नाम है, मैत्रेय परियोजना, ठीक है। जैन धर्म के 5 जो तीर्थंकर थे, ठीक है, उनकी जन्मभूमि के बारे में प्रश्न हो तो अयोध्या, ठीक है। अब अयोध्या में जैन धर्म के 5 तीर्थंकर पैदा हुए हैं, ठीक है। और ऋषभ देव के ऊपर प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे, ऋषभ देव की जन्म स्थली अयोध्या थी, ठीक है। वाराणसी अगर आपसे पूछे तो आप पार्श्वनाथ याद रखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया, कहाँ पे, अयोध्या में, ठीक है। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ पे है, तो वर्तमान में बरेली जो जनपद है वही महाजनपद काल में जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी अहिच्छत्र क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कहाँ तक था, तो दोस्तों आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार की बात हो तो आप आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तक याद रखेंगे। कपिल वस्तु की बात करें तो दोस्तों शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपराहवा सिद्धार्थनगर थी, ठीक है। और वर्तमान में आप देखेंगे करंट अफेयर का एक टॉपिक है, पिपराहवा के जो चित्र हैं या पेंटिंग्स हैं उनको वापस लाई जा रही है 127 वर्ष बाद। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तो बिल्कुल याद रख के ही एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, याद रखेंगे। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो प्रभास गिरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये कौशाम्बी में है, प्रभास गिरी, ठीक है। भक्त संत जो क्या है, मलुक दास की जन्म स्थली थी, वो कहाँ पे थी, तो कड़ा कौशाम्बी में थी, ठीक है। तो भक्त संत मालुक दास की जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी में थी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कालपी था, ठीक है। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, काशी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद अन्य के ऊपर बात करते हैं। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया, दोस्तों 1194 चंदावर के युद्ध में, कन्नौज और इटावा, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, ठीक है, 1194 में। कब, चंदावर के युद्ध में। जौनपुर की बात करें जिसको सिराज हिंद की मतलब उपाधि दी गई है, इसकी स्थापना, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की स्मृति में करवाई थी, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक को जौना खां भी कहते थे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर यानी सिराज हिंद की स्थापना करवाई थी, याद रखेंगे। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर था, तो दोस्तों देवगढ़, कहाँ पे बताइए, ललितपुर में, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और आपको याद रखना है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, कहाँ पे, प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ऐसा प्रश्न बने तो आपको प्रयागराज ट्रिक करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे देखिए गुप्तों की जो धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी वो प्रयागराज थी, ठीक है। तो आपसे ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ पे था, तो दोस्तों ये बरन बुलंदशहर में, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है, तो दोस्तों रमाबाई नगर, कानपुर देहात में, ठीक है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध भीतरगांव है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, रमाबाई नगर, कानपुर देहात में, ठीक है। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित कहाँ पे है, तो दोस्तों गाजीपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर। आइए, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान आपसे पूछे तो दोस्तों बंदायूं में हुआ था, ठीक है।
सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था। ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आगाज हुआ वो 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था। ठीक है। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या हैं? दोस्तों ऋषिपत्तनम, मृगदाव। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था डियर पार्क। ठीक है। तो आप इससे को रिलेट करके उसको याद रख सकते थे। जो प्रथम बौद्ध मतलब बुद्ध ने स्पीच दी थी जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, है ना। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश देखिए यहाँ पे आ भी गया। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ, तो याद रखेंगे। धार्मिक स्तूप के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। इसका अर्थ है धर्मराज का स्तूप, ये सारनाथ में आपको मिल जाता है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में जो प्रवज्ञा की अनुमति दी वो कहाँ पे दी? संखीसा में। ठीक है। और पहली स्त्री कौन थी? तो इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उनको ही परमिशन मिला था। ठीक है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया कहाँ पे? श्रावस्ती में। अब देखिए इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति ने श्रावस्ती में अपना इतना समय व्यतीत किया, लेकिन फिर भी श्रावस्ती की जो लिटरेसी रेट है वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म भी श्रावस्ती में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो मक्खली गोसाल थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों याद रखेंगे आजीवक संप्रदाय से। ठीक है। सुसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है। तो सुसेन महाजनपद की राजधानी पूछे, मथुरा आपको याद रखना है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो दोस्तों मथुरा में। ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी? तो मथुरा को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किन्होंने? कुषाणों ने। ठीक है। तो याद रखेंगे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वो स्थान कौन सा है? वो है बिठूर। ठीक है। तो प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वो लोकेशन है बिठूर। ठीक है। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ पे है? तो दोस्तों सरधना मेरठ में है। याद रखेंगे बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च आपको सरधना मेरठ में देखने को मिलता है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो सर्वोपरि तीर्थ है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये नैमिषारण्य में है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसका नाम क्या है? चब्र तीर्थ। ठीक है। चलिए बात करते हैं जैनों की जो काशी है किसको कहते हैं? तो दोस्तों हस्तिनापुर को जैनों की काशी कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अन्य टॉपिक्स के ऊपर। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे है? तो बहराइच में है। याद रखेंगे। नगर महोदय श्री की उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कन्नौज, और इसी को इत्र नगर भी कहते हैं। ठीक है। तो दोनों फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नगर महोदय श्री और इत्र नगरी ये कन्नौज है। ठीक है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा कि मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो आगरा में था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा में। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है। तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो देवा शरीफ बाराबंकी में है। हमको याद रखना है, हमसे प्रश्न बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, महाजनपद काल में पूर्व पांचाल जनपद की राजधानी काम्पिल्य किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से इसको पढ़ के जाएंगे, द्रौपदी और द्रोणाचार्य से। ठीक है। सॉरी। तो अगर आपसे प्रश्न बने महाजनपद काल में पूर्वी या दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी काम्पिल्य किन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान था? द्रौपदी और द्रोणाचार्य का। ठीक है।
महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। ठीक है, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है, ठीक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो कुशीनगर में हुआ था। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो दोस्तों याद रखना है, नवाब क्या है, आसफउद्दौला। ठीक है, तो नवाब आसफउद्दौला की शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी। ठीक है, नवाब आसफउद्दौला। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, वाराणसी। कहाँ पे बताइए? भदैनी 80 में। ठीक है, तो वाराणसी के 80 में आप याद रखिएगा इतना कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। प्रेम मंदिर स्थित है कहाँ पे? वृंदावन, कृपालू जी महाराज। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा आपसे पूछ लिया जाता है, तो गाजीपुर में है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। ठीक है, तो अगर आप हाथरस विजिट करते हैं तो आपको हर एक खाने में हिंग ही हिंग मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर जो मैंने आपसे पूछा था। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, या चौरी चौरा कांड? तो गोरखपुर में है। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है, तो ये है काशी वाराणसी। ठीक है, और काशी को अभी अगर आपने देखा होगा काल्की मूवी, तो उसमें भी दिखाया गया है ना। उसके बाद उद्यन जो बासव दत्ता की कप्पा संबंधित है, किससे? कौशाम्बी से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उदयन बासव दत्ता की जो कप्पा संबंधित हो कौशाम्बी से। उसके बाद हम प्रसिद्ध जेके मंदिर की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ठीक है, भारत माता मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये वाराणसी में देखने को मिलता है, भारत माता मंदिर। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की जो तपस्थली थी वो कहाँ पे थी? तो बताइए, प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की जो तपस्थली है वो झूसी वाराणसी में है। ठीक है, तो ऋषभदेव की जो तपस्थली है, डायरेक्टली आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे झूसी प्रयागराज में है और उसको प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऋषभदेव का जन्म आपको पता है अयोध्या में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2016 से ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2016 से प्रारंभ हुआ और 14 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 2014 में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि इको टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ? तो आपने बताना है कि 2014 में। ठीक है, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। चित्रित धूसर मृतभांड से संबंधित जो अतरंजी खेड़ा है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों एटा जिले में। ठीक है, और अतरंजी खेड़ा से ही जो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल की मतलब स्थापना कह लें या फिर उसका काल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहीं से हुआ था क्योंकि एटा के अतरंजी खेड़ा में पहली बार लोहे का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो माना जाता है कि जब लोहा आ गया उसके बाद लोग के लिए कृषि करना आसान हो गया और उसके बाद थोड़ी सी व्यवस्था ज़्यादा ही अस्थायी हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ से उत्तर वैदिक काल का आरंभ होता है। स्वामी हरिदास कहाँ के कहाँ के निवासी थे, कहाँ निवास करते थे? ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे निधिवन वृंदावन में। ठीक है, तो स्वामी हरिदास कहाँ पे निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, आप इसे इग्नोर मत कीजिए, फुल पोटेंशियल के साथ आप इसको देखिए। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु जो सांस्कृतिक विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो दोस्तों 1957 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु जो संस्कृति, ठीक है, संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ। 1963 में इसकी स्थापना हुई। तो आपसे दोनों प्रश्न बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत विभाग की स्थापना पूछे तो 1957 में, और अगर संगीत नाटक अकादमी का पूछे तो 1963 में, यानी कि पूरे 6 साल बाद। और कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। 1988 से 89 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है।
प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ पे मिलते हैं? मौर्यकालीन समय काल के मिलते हैं। ठीक है, तो प्रदेश में जो स्थापत्य कला है उसके प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन तक के मिलते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों गुप्त काल में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। मुगल चित्रकला शैली की नींव कब पड़ी? तो दोस्तों हुमायूं के समय में। ठीक है, तो याद रखना है, हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो किसके काल को माना जाता है? तो जहांगीर के काल को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित हुआ था। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो दोस्तों कौन है? इनका नाम है असित कुमार हलदार। क्या नाम है? असित कुमार हलदार। ठीक है, तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं ये। वास्तुशिल्प शैली का प्रारंभ भी हुआ था। उसके बाद बुद्ध का जो गृह त्याग है उसके चित्रकार कौन है? तो रणवीर सक्सेना है। ठीक है, तो बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। सिंबल में घोड़े से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रणवीर सक्सेना ने चित्रित किया है। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन है? इनका नाम है शिवनंदन नौटियाल। ठीक है, तो देखिए इनके नाम में भी शिव है और सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो ये भी आपको कोरिलेट करके याद रखना है। रामलीला के चित्रकार कौन है? तो भवानी चरण ज्यू हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भवानी चरण ने रामलीला की चित्रकारिता करी है। अन्य टॉपिक देखिए। संगीत का बाइबल की संज्ञा किसको मिलती है? तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसी को मिलती है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनाया कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। ठीक है, और संगीत का बाइबल भी नाट्य शास्त्र को कहते हैं। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण किया और उसके बाद ख्याल गायन का आविष्कार किया। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था, आप याद रखिएगा। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन 1950 में स्थापित हुआ और वाराणसी में स्थापित हुआ। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन जाता है। भारत कला भवन वाराणसी में 1950 में स्थापित हुआ। अन्य प्रश्नों को देखिए। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे ठुमरी गायिका है और ये बनारस घराने से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और जो अच्छन महाराज हैं ये किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ये कथक से संबंधित हैं सभी के सभी। ठीक है, तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज को बहुत पूछा जाता है, क्या पता बिंदादिन और शंभू महाराज को भी पूछ लिया जाए। ठीक है, और अच्छन महाराज को भी पूछ लिया जाए। तो ये सभी कथक से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जो ख्याल गायन है को शीर्ष पर किसने पहुंचाया? तो दोस्तों रामपुर घराना ने। ठीक है, तो रामपुर घराना ने ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाया था, तो याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है, हमने बात किया था। कथक नृत्य का जो प्रणेता है उन्नायक है, कौन है? ठाकुर प्रसाद जी हैं। ठीक है, उसके बाद कथक में ठुमरी गायन का समावेश तो बिंदादिन ने किया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि कथक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? बिंदादिन ने किया। चलिए यहाँ पे प्रमुख लोकगीत, ठीक है, और क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे प्रश्न बनेगा कजरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों मिर्ज़ापुर और वाराणसी से। ठीक है, तो मुख्यतः ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी में इसका क्या होता है? गायन होता है। बिरहा की बात करें तो पूर्वांचल में आपको सुनने को मिलेगा, आपको सुन के आनंद आएगा, आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब सोहर की बात करें तो दोस्तों ये अवध क्षेत्र पूर्वांचल में ही देखने को मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाते हैं लोग। ठीक है,
उसके बाद आल्हा की बात करें तो ये बुंदेलखंड में, ठीक है। तो आल्हा हुआ, बिरहा हुआ, ठीक है, ये मतलब थोड़ी सी मतलब वीर रस वाले, मतलब वीर रस वाले गायन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईशुरी फाग की, तो दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ईशुरी फाग है, ठीक है। और होरी, फाग और रसिया ये ब्रज क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो आपसे अभी जो रसिया है वो पूछ लिया जाता है बड़ा फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है, होरी, फाग और रसिया। चलिए अब प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ख्याल नृत्य आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में करते हुए आप देख सकते हैं लोगों को। उसके बाद रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य। चरकुला तो बहुत ही फेमस टॉपिक है यूपीपीसीएस का, ठीक है। तो ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। और आर 2000 अगर 24 का पेपर देखें आप, ठीक है, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो ये प्रश्न पूछा हुआ था, आप पेपर उठा के देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और कई बार इसके पहले भी पूछा गया है चरकुला नृत्य के बारे में, ठीक है। धुरिया राई, दीप, देवी कार्तिका, सौरा, पाई, डंडा, ठीक है, ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। तो आपसे प्रश्न बने धुरिया जो लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य, दीप लोक नृत्य, देवी लोक नृत्य, कार्तिक, शौरा, पाई डंडा, ये सब बुंदेलखंड से रिलेटेड है, ठीक है। नटवरी, कठ घोड़वा, धोबिया, कहरावा, धीवर, ये पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे नटवरी, कठ घोड़वा, आपने देखा होगा कि घोड़ा का आकृति होता है, बीच में एक इंसान, तो घोड़ा होता है, घोड़े का एक ढांचा होता है, उसमें बीच में एक इंसान होता है और उसको लेके पकड़ के डांस करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, घोड़ा नृत्य है, ठीक है, कट घोड़वा। धोबिया नृत्य भी लोग करते हैं, धोती वगैरह पहन के पीली पीली। कहरावा नृत्य भी वैसे ही है, धीमर भी, ठीक है। तो पूर्वांचल क्षेत्र में ये होता है, आपको याद रखना है। जोगनी और कलाबाजी आपको अवध क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो जोगनी नृत्य और कलाबाजी आपको कहाँ पे मिलता है, अवध क्षेत्र में, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य के ऊपर। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कर्मा, तो कर्मा आपको कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। राहुला ये बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। आधुनिक शास्त्रीय जो हिंदी रंगमंच है उसके जनक अगर पूछ ले तो आपको भातेंद्र हरिश्चंद्र याद रखना है, ठीक है। तो आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भातेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अब यहाँ पे हम भारत के प्रमुख लोक नाट्य देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बारी देख लीजिए ध्यान से, भारत के नहीं प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, ठीक है। देश का हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रामलीला, रासलीला, नौटंकी है। अब उत्तर प्रदेश का विशेषकर पूछा जाता है लोक नाट्य, तो आपको देखिए आपने सुना होगा कजरी का, ठीक है, नृत्य देख झोरा नौटंकी कुल में आ गया, ठीक है, ऐसा एक निमोनिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे रिलेट करके यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। नौटंकी कुल से हो गया नौटंकी, ये कानपुर हाथरस में देखने को विशेषकर मिलता है, ठीक है। उसके बाद झोरा एक लोक नृत्य है, उसको भी याद रखना है। और रासलीला आपको ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलता है मुख्यतः। रामलीला आपको रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। तो रामलीला आपने कहाँ पे देखा, रामनगर, वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या क्षेत्र में, ठीक है। रासलीला विशेषकर ब्रज क्षेत्र में। नौटंकी आपको कानपुर देहात नहीं, कानपुर और हाथरस क्षेत्र में। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन होता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक मेले, ठीक है, कहाँ पे आयोजन होते हैं, मथुरा में, कितने, 86, ठीक है। तो ये अलग से प्रश्न बनता है, आपसे अलग से प्रश्न बनेगा कि राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, तो मथुरा में, कितने मेले, 86, ठीक है। अब अन्य भी मेले हैं, ऐसा नहीं है कुल 86 ही है, उससे अधिक है। प्रमुख मेले और आयोजन, अब हम इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके आर्ट एंड कल्चर से उत्तर प्रदेश के बन जाता है, ठीक है। तो आपसे बनेगा बटेश्वर मेला, ठीक है, जो पशु से संबंधित है, ये कहाँ पे लगता है, तो ये आगरा में लगता है, ठीक है।
नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ध्यान से देख लेंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि अभी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो बटेश्वर मेला पशु से संबंधित है, आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। उसके बाद ददरी मेला, ये भी पशु से संबंधित है। ददरी ये बलिया में लगता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती ये निधिवन वृंदावन में। देवा शरीफ बाराबंकी में। सैयद सालार मेला बहराइच में। उसके बाद गोला गोकर्णनाथ ये खीरी में। ठीक है, सब कुछ आप एक बारी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नकटैया मेला आपसे पूछे तो ये वाराणसी में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में। गोविंद साहब अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। ठीक है, तो नक कटैया मेला वाराणसी, वाराणसी में नाक कटाते हैं। और उसके बाद गोला, ठीक है, एक गोल से कटोरी में खीर खाते हैं। ठीक है, तो गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में लगता है। लखीमपुर खीरी का आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। ठीक है, उसके बाद गोविंद साहब अंबेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या। चलिए अन्य प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुलह कुल महोत्सव है, वो आगरा में होता है। ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। ठीक है, तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। त्रिवेणी महोत्सव पूछे प्रयागराज में, ताज महोत्सव पूछे तो आगरा में, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई। ठीक है, आपसे प्रश्न बनेगा और आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? मथुरा में, और उसकी स्थापना 2003 में हुई। ठीक है, और प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, पिपराहवा यानी सिद्धार्थ नगर में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर और पिपराहवा। ठीक है, खड़ी बोली का विकास सौसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम क्या हैं? तो दोस्तों अब इसके अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ठीक है, तो खड़ी बोली का विकास सौसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है, महत्वपूर्ण है। ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? तो मथुरा आता है, अलीगढ़ आता है, हाथरस आता है, कासगंज आता है। आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास हुआ था सौसैनी अपभ्रंश का। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रज क्षेत्र आपने देख लिया, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज। आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास जो हुआ था वो सौसैनी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली जो अवधि का विकास हुआ था वो अर्धमागधी से हुआ था। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न बने कि अवधि का विकास, जो अवधि भाषा है उसका विकास कैसे हुआ? तो अर्धमागधी से। आपसे प्रश्न बने ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो सौसैनी उपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से। ठीक है, तो दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोले जाने वाली जो अवधी भाषा है उसका विकास अर्धमागधी से हुआ था। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो दोस्तों ये भोजपुरी है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली उपबोली भोजपुरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में स्थापित हुआ प्रयागराज में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में प्रयागराज में स्थापित हुआ था, आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है, ये भी याद रखना है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। जैन और बौद्ध धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कौशाम्बी है।
राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपको मेरठ में देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ में। बहुत लोग प्रयागराज से कंफ्यूज होंगे, है ना। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा है, ठीक है। तो कुषाण एवं गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसका अगर हम बात करें, एकमात्र संग्रहालय मथुरा है, ठीक है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो ने दिया था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य के ऊपर। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और ये किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले ये मेयो सेंट्रल कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। तो आपसे प्रश्न बने कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अभी देखिए आर में एक प्रश्न बना था, ठीक है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है तो उसका प्रारंभिक रूप पूछ लिया था, ठीक है, कि जो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज वहाँ पे स्थापित हुआ था किसने स्थापना करी थी। तो बाद में ये भी कह दिया था कि बाद में उसका नाम बदल के मदन मोहन मालवीय कर दिया गया था, और उसमें बहुत सारे बच्चे मदन मोहन मालवीय मतलब उनको ट्रिक करके कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और ये किस कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी? तो मेयो सेंट्रल कॉलेज के रूप में, ठीक है। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो दोस्तों 1972 में, ठीक है। तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय 1972 में बने थे, आपको याद रखना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपसे प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। शिक्षा मित्र योजना की बात करें तो दोस्तों 2000 से 2001 में, और प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, मान का अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, ठीक है, तो ये उद्देश्य था। तो शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मान का अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, ठीक है। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन तो दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न बनेगा कि जब शिक्षा मित्र योजना आई थी तो उसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन कौन कर रहा था? तो ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय तो दोस्तों BHU है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है, याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से 2002 के बीच में चली थी, और सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, ये उसका थीम था, टैग था, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बारे में ऐसा प्रश्न बने तो आपको याद रखना है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो ब्लॉक हैं उनमें बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े ब्लॉक हैं, ठीक है, तो उनमें बालिकाओं की शिक्षा है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आई थी 2004 में, आपको याद रखना है। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में आई थी, ठीक है। कब आई थी दोस्तों? 1995 में मिड डे मील योजना, ठीक है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी व विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? दोस्तों 2007 से 2008 में, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जो ब्लॉक विद्यालय था या फिर बालिका विद्यालय था, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया 2007-2008 में, याद रखेंगे। कल्प योजना की बात करें, ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना, 1998 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा तो दोस्तों विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, याद रखेंगे कि पूछे भारत सरकार के सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से जो विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है? तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मार्च 2009 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों से रिलेटेड है और मार्च 2009 में स्टार्ट हुआ।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 लखनऊ में स्थापित है, कृषि शोध विकास से रिलेटेड। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में लखनऊ में स्थापित कृषि शोध विकास के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज 1998 में स्थापित हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में लखनऊ में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान 1976 में लखनऊ में, दोनों देखिए हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों 1976 में और लखनऊ में ही स्थापित हुए। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, याद रखेंगे कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में स्थापित। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंद संस्थान के द्वारा, हिंदी संस्थान के द्वारा। ठीक है, तो भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। विश्व भारती पुरस्कार की बात करें तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, अगर हम कहें कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी उनके द्वारा, तो अब आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के मतलब सहयोग से ये विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 में स्थापित हुआ। ठीक है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927 में स्थापित हुआ, हमको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं, कौन कौन से हैं? BHU में है, AMU में है, उसके बाद BRAU लखनऊ में है और AU प्रयागराज में है। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे बाबा राघव दास आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। उसके बाद यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में सामान्य, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपको याद रखना है BHU, AMU, उसके बाद BRAU और AU। ठीक है, और ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। मैंने बाबा राघव दास आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? गोरखपुर में, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित हुआ। ठीक है, और एक है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है रायबरेली में। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता था। ठीक है, आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगुल किशोर कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये कानपुर के निवासी थे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है उदंत मार्तंड, उसके संपादक पंडित जुगुल किशोर थे। क्या नाम है इनका? पंडित जुगुल किशोर। ठीक है, इनका निवास स्थान कानपुर था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र तो बनारस अखबार था, 1845 में निकला था। इसका संपादन गोविंद नारायण थत्ते के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार था, और प्रथम समाचार पत्र की बात करें हिंदी का तो उदंत मार्तंड था, और प्रथम हिंदी पत्र अगर पूछें, ठीक है, तो बनारस अखबार है 1845 में, संपादक गोविंद नारायण थत्ते हैं। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार था। ठीक है,
इसका प्रकाशन स्थल आगरा 1846 में हुआ था। ठीक है। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था कहाँ से? प्रयागराज से। ठीक है, तो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन प्रयागराज से होता था, आपने याद रखनी है। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, तो कानपुर 1996 से 97 के बीच में स्थापित हुआ। तो आपसे प्रश्न बने कि विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में कब स्थापित हुआ? तो 1996 से 97 के बीच में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है।